हे दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने वाला हूँ और अब जब मैं पीछे मुड़कर ये कहानी आपको सुना रहा हूँ तो शायद आपको इसमें विश्वास ना हो, शायद थोड़ी एम्बैरेसिंग भी लगे, बट मेरी बात ध्यान से सुनो। आप एक ऐसे शहर में गए हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। इनफैक्ट एक ऐसे स्कूल में गए हो जहाँ के लोगों से आप बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। आप वहाँ पर ऐसा फील कर रहे हो कि आप आउटसाइडर हो। फील क्या, मैं तो एक्चुअली था भी। और बस वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। जहाँ मैं गया था ना, मैं सच बताऊँ, वो जगह बहुत ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुराने टाइम में मैं शहर से एक गांव में चला गया था। और ये गांव बड़ा बड़ा अजीब तो नहीं बोलोगे, बट बहुत पीछे चलने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, या फिर शायद वहाँ के लोगों ने डेवलपमेंट होने ही नहीं दी। अगर मैं अपने घर की बात बताऊँ तो मेरे घर से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर जाते थे तब जाके एक टाको बेल आता था, और वहाँ से 5-10 किलोमीटर आगे जाओ तो जाके पेट्रोल पंप। और सच बताऊँ तो ये पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई हमारे गांव में पेट्रोल पंप है, हमारे गांव में टाको बेल है। जहाँ से मैं आया था वहाँ हर 5-5 मिनट में कुछ ना कुछ आता रहता था। कोई बड़ी बड़ी ब्रांड्स आती थी, खाने की, शॉपिंग की, हर चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर शॉपिंग के लिए कुछ नहीं है, बस 2-3 दुकान है, बट बिल्कुल नॉर्मल सी दुकान, कोई ब्रांडेड नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल सी दुकान, नॉर्मल से कपड़े। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बड़े अलग है, उनके शौक़ अलग है, उनके बात करने का तरीका अलग है, उनका ह्यूमर अलग है। शायद इसलिए मैं उनसे कनेक्ट कर ही नहीं पाता था। और इसलिए ऐसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ नहीं, लेकिन वहाँ पे मैं इंट्रोवर्ट बन के ही रहता था। हमेशा कान में हेडफोन डालकर अपने काम से काम रखता था। और जो बाकी लोग थे उन्हें भी शायद मैं पसंद था नहीं। मुझे शहरी पोपलू बोला करते थे मतलब मुझे नहीं पता क्यों, बट उन्हें लगता था कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा एरोगेंस है कि मैं शहर से हूँ, मैं थोड़ा बड़ा हूँ और ये सारे मेरे से छोटे हैं। उन्हें लगता था कि मैं ऐसा समझता हूँ। ऑल्दो मैं थोड़ा समझता भी था, क्योंकि इनकी बातें क्या है भाई, आज शाम को ये करेंगे, आज शाम को हमारा होता था क्लब जाएंगे, पार्टीज़ करेंगे, कैफ़े जाएंगे। इनका कुछ अलग ही है। इनके लिए सबसे इंटरेस्टिंग गेम ताश खेलना है, पत्ते खेलना। तो हाँ, मैं इनसे कनेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाता था। दैट्स ट्रू। अच्छा, एक बार की बात है, मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ हूँ नॉर्मली, ठीक है, हेडफोन लगाए हुए, और सारी क्लास बाहर गई हुई है, खेलने ब्रेक थी या कुछ थी मुझे याद नहीं, बट बाहर गई हुई थी कि तभी एक लड़की आती है और वो मुझसे बात करने लग जाती है। पहले तो मुझे लगा कि वो किसी और से बात कर रही है, क्योंकि क्लास में मुझसे कोई बात करता नहीं था अनटिल और अनलेस वो मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहा हो या मुझे चिढ़ा रहा हो या कुछ। बट ठीक है, वो लड़की बोले जा रही है और मैं उसको देखता हूँ तो हाँ, मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो मुझसे ही बात कर रही थी, वो किसी और से नहीं कर रही थी। मैं अपना हेडफोन हटाकर उसे देखता हूँ तो वो बोलती है कि तुम बहरे हो क्या, मैं तब से तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने गाने वाने चलाए हैं क्या। तो जब मैं हेडफोन हटाता हूँ तो गाने की आवाज़ ऐसे एको कर जाती है, तो उसे सुनाई देता है कि हाँ, मैं गाने सुन रहा था। वो बोलती है कि अरे यार, अब मुझे वापस से तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, राइट। उस लड़की की अगर अपीयरेंस बताऊँ तो उसके ब्लॉन्ड कलर के बाल थे, बहुत लंबे, एकदम सुनहरे। मेरी आंखें उसके बालों से हट ही नहीं रही थी, और वो मेरी ही क्लास की लग रही थी, मेरी ही जितनी थी। बट हाँ, उसके अगर पूरा अगर डिस्क्रिप्शन में बताना चाहूँ तो सिर्फ ब्लॉन्ड बाल। अच्छा ठीक है, अब वो लड़की मेरे पास आकर मुझे एक चीज़ बताने लग जाती है कि तुम यहाँ पर नए आए हो ना। मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं नया हूँ, क्यों। तो वो बोलती है कि नहीं, तुमने उस मिस रिवरफील्ड के बारे में सुना है। आई वॉज लाइक कि क्यों, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं सुना, बट तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। वो बोलती है कि मिस रिवरफील्ड एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर उन्हें तुम पसंद आ गए तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, पता है तुम्हें। मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, बट कोई टीचर के बारे में बता रही होगी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्कूल में हैं। तो मैं ऐसे ही, मतलब मैं ऐसे ही पूछता नहीं हूँ ज़्यादा, बट मैं पूछ लेता हूँ कि कौन सी टीचर है, मुझे बता दो और क्या पढ़ाती है। तो वो मेरे सर पे ऐसे हल्का सा मार के बोलती है, अरे डफर, ये वो कोई टीचर या कुछ नहीं है, वो इस पूरे गांव की एक अर्बन लेजेंड है। आई वाज लाइक कि क्या मतलब है। तो वो अब मिस रिवरफील्ड की कहानी बताना शुरू करती है कि कैसे एक बहुत पुराने टाइम में एक लड़की हुआ करती थी, कैसे उसका एक बॉयफ्रेंड होता था और लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए पागल थी, पागल। और कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उस लड़की को चीट करा था। दरअसल उस लड़की की जो बेस्ट फ्रेंड थी, वो बॉयफ्रेंड उसके पीठ पीछे उसी के साथ अफेयर चला रहा था। जब ये बात उस लड़की को पता चलती है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक शहर में चले जाती है। वो इस गांव में टिक ही नहीं पाई, क्योंकि जहाँ भी जाती कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसको उसका बॉयफ्रेंड दिख जाता। उसके कानों तक ये खबरें आई जाती कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड कहीं घूमने गए हैं और कहीं और दोस्तों के साथ कुछ खेल रहे हैं। मतलब ये जो भी चीज़ें थी उसके कानों तक आ जाती थी। तो वो सोच लेती है कि भाई नहीं, गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अब वो लड़की बता ही रही होती है कि मैं उसे रोकता हूँ कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो, मैं किसी की रोमांटिक ज़िंदगी या ये ब्रेकअप वाली सड़ी सी कहानी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब वो लड़की मुझे बोलती है कि तुम मेरी पूरी कहानी सुनोगे, मुझे कंप्लीट करने दो। थोड़ा सा गुस्से भी हो जाती है। तो आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है भाई, बता दे। वो आगे बताती है कि अब वो जो लड़की होती है वो चले जाती है हॉलीवुड में और एडल्ट फिल्म्स करने लग जाती है, और धीरे धीरे देखते देखते वो पॉपुलर होने लग जाती है।
बिकॉज ऑफ हर एडल्ट फिल्म्स। जी हाँ, उस समय पर ये सारी फिल्में बनती थी। तो अगर आप लोगों के घर वाले बोलते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो वो गलत बोल रहे हैं। वेल, वो लड़की जाती है, फिल्मों के थ्रू वो बड़ी हो जाती है, फेमस हो जाती है, पूरे गांव में उसके चर्चे होने लग जाते हैं, और उसके बाद वो इस एडल्ट फिल्म की इंडस्ट्री को छोड़कर नॉर्मल फिल्म्स करने लग जाती है, क्योंकि अब वो फेमस हो चुकी थी, लोग उसे जानते थे, तो उसके पास बहुत सारे ऑफर्स ऐसे आ भी रहे थे अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ। तो अब वो अच्छी मूवीज़ करने लग गई है, अच्छा खासा कमा रही है और काफ़ी फेमस हो चुकी है। तभी उसको जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड का पति बन चुका था, उसके 2 बच्चे भी थे, वो जो बॉयफ्रेंड था ना, वो उसको लेटर्स लिखने लग जाता है कि कैसे वो माफ़ी मांगना चाहता है और अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। धीरे धीरे जो लेटर्स थे, जो अपॉलॉजी लेटर्स थे, धीरे धीरे लव लेटर्स में बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो लड़की थी वो कहीं ना कहीं शायद अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को चाहती थी, अभी भी उसके दिल से वो लड़का गया ही नहीं था। तो लड़की क्या करती है कि उसके अपॉलॉजी लेटर्स एक्सेप्ट कर लेती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। अब ये जो लड़का था, उसका बॉयफ्रेंड, ये बोलता है कि तुम प्लीज़ गाँव वापस आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मैं अपने ये बीवी बच्चे सबको छोड़ दूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम प्लीज़ आ जाओ। और वो ऐसा ही करती है। अगले ही दिन वो गांव में एक होटल बुक कराकर वहाँ पे रहने लग जाती है। ये जो होटल था, इसमें वो अपना फेक नेम देती है, जो कि होता है मिस रिवरफील्ड। इस होटल को वो बुक करती है और उसके बाद वहीं पर रात पूरी बिताती है। जब सुबह होती है तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे बताता है कि यार, मैंने ना अभी तक अपनी उसे बताया नहीं, अपनी वाइफ को ये सब चीज़ें बताई नहीं है, और शायद मैं उसे छोड़ूंगा ज़रूर, लेकिन शायद थोड़ा और टाइम लगेगा, तो तुम एक काम करो, इस होटल को ना 4-5 दिन के लिए बुक कर लो। वो ऐसे ही करती है, ऑल्दो शी वॉज डिसअपॉइंटेड, बट अब करे भी तो करे क्या, वो 4-5 दिन के लिए वो जो डेट्स होती है वो एक्सटेंड कर लेती है। अच्छा ठीक है, वो 1-2 दिन वहीं रह रही है, और तीसरे ही दिन उस होटल में से उस लड़की की लाश मिलती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या। जब कोई भी उसे क्लेम नहीं करता, उसका कोई घर वाला नहीं है, कोई भी नहीं, तो उस लड़की को सिमेट्री में मिस रिवरफील्ड के नाम से ही गाड़ दिया जाता है, और उसके नाम के वहाँ स्टोन भी लगाए जाते हैं। जिसके बाद मिस रिवरफील्ड की कहानी टाइम के साथ साथ भुला दी जाती है। लेकिन एक समय आता है, मतलब एक समय क्या, काफ़ी टाइम के बाद की बात है, जब वो जो बॉयफ्रेंड था वो अब बूढ़ा हो चुका है, अपने डेथ बेड पर है, आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे, डेथ बेड पे। तब वो सबके सामने कन्फेस करता है कि उस लड़की जो मिस रिवरफील्ड थी, उसको उसी ने मारा था। दरअसल वो जो लड़का था वो हज़म नहीं कर पा रहा था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की सक्सेस। मतलब वो बोल तो ये रहा था कि जब वो इस एडल्ट फिल्म में गई तो उसको बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगा, क्योंकि वो बहुत फ्लैक्स करता था कि मेरी गर्लफ्रेंड ये थी, मेरी एक्स थी, मैंने तो इसे छोड़ दिया ऐसे करके। और जब वो वहाँ गई तो सब ने उसको देखा, और फिर सब उसे बोलते थे कि तेरी एक्स को तो सब ने देख लिया, ये वो ऐसे करके। और उसको ना बहुत चुभती थी ये बात, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उस लड़की ने बहुत गलत किया है करके। और उसी की सज़ा देने के लिए उसने उसे इस विलेज में बुलाया, होटल बुक करवाया और वहीं पे मार दिया। और ये कन्फेस कर वो बूढ़ा भी मर चुका था। लेकिन उस बूढ़े ने एक बात किसी को नहीं बताई थी कि उस लड़की का असली नाम क्या था। अब ये लड़की मुझे सब कुछ बताए जा रही है और मुझे एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि मैं उसकी ये फालतू की स्टोरी में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था। दरअसल मैं क्यूरियस होकर पूछता हूँ कि तो फिर क्या हुआ, जिस पे वो लड़की बोलती है और क्या, बस वही तो स्टोरी है, वो मर चुकी है और किसी को उसका रियल नेम आज तक पता ही नहीं लगा। लोग कहते हैं कि वो सिमेट्री में भूत बन के घूमती है, लेकिन असली मज़ा उसमें नहीं है। मज़ा तो तब है जब उसकी ग्रेव में जाओ, अंधेरी काली रात में, एक घने जंगलों के बीच में उसके ग्रेव में जाकर जब तुम उससे बातें करोगे तो वो तुम्हें एक विश देगी। अगर उसे लगेगा कि इस विश से तुम्हारा कुछ भला हो सकता है तो तुम्हारी एक विश वो फुलफ़िल करेगी, और अगर उसे लगा कि तुम्हारी विश से किसी का भला नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, तो तुम्हारी विश फुलफ़िल नहीं करेगी। मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी। मैं अब इस लड़की से पूछता हूँ कि मुझे उससे क्या बातें करनी पड़ेगी। अगर वो उसे मेरे बातों में इंटरेस्ट नहीं आया तो सामने वाली कहती है कि तो फिर वो तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वो तुमसे बात ही नहीं करेगी और तुम्हारा सारे एफर्ट्स और तुम्हारी एक पूरी रात बर्बाद हो जाएगी, वापस आ जाना। ये बोलकर वो ब्लॉन्ड जो लड़की थी वो वहाँ से चली जाती है, बोलते हुए कि अरे मेरे पे और भी तो सारे काम है, मैं यहीं बैठी रहूँगी क्या, चलो मैं चल पड़ी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरे दिमाग में बार बार वही मिस रिवरफील्ड ही घूम रही थी कि आखिर उस लड़की का असली नाम क्या होगा। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वहाँ क्या विश मांगूंगा। मैं इतना खो चुका था कि मैं जो ड्राइंग भी बना रहा था, मैं बार बार एक औरत बना रहा था और उसको बार बार मिस रिवरफील्ड की तरह इमेजिन कर रहा था। शायद ये एक पुरानी फालतू की कहानी होगी, कुछ र्यूमर्स होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों ये कहानी मेरे दिमाग में बस चुकी थी। मैं बार बार उसी बारे में सोचे जा रहा था। उस रात मैं सो ही नहीं पाया। मेरा दिमाग मिस रिवरफील्ड के लेजेंड्स के पॉसिबिलिटी से भरा हुआ था। करवट पे करवट बदलते हुए मैंने टाइम चेक किया। रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने अपना ब्लैंकेट हटाया और जल्दी से कपड़े पहन लिए।
जब तक मैं इस लेजेंड को खुद टेस्ट ना कर लूँ तब तक मैं किसी और चीज़ पे ध्यान दे ही नहीं सकता। मेरी मॉम हमेशा से एक हैवी स्लीपर रही है, तो चुपके से निकलना ईजी था। टाउन से गुजरते वक्त मेरा मूड थोड़ा सा डल हो गया था। ये जगह इतनी सुनसान थी कि आगे पीछे कोई भी नहीं था, ना कोई आर्ट गैलरी, ना थिएटर, ना कॉन्सर्ट वेन्यू। इनफैक्ट वहाँ पर तो एक बुक स्टोर तक नहीं था। अब समझ आया कि स्कूल के बच्चों से मेरा कोई भी कनेक्शन क्यों नहीं बन पाया है, क्योंकि मैं इन सबसे बहुत अलग हूँ। मेरे शौक और उन सब के शौक बहुत अलग हैं। अब मैं चलते चलते उस सिमेट्री तक पहुँच जाता हूँ और वो जो ब्लॉन्ड लड़की थी, मैं उसकी बातें याद रखता हूँ कि मिस रिवरफील्ड की ग्रेव सिमेट्री के पुराने पेड़ों से घिरे हिस्से में है। मैंने फ़ोन चेक किया, टाइम हो रहा था 2:47। मुझे जल्दी करना था। मैं हल्की दौड़ में सिमेट्री के पीछे तक गया और वहाँ पर हेडस्टोन्स पढ़ता गया। आखिर में मुझे उसकी ग्रेव मिल ही गई, जिस पे लिखा हुआ था मिस रिवरफील्ड डाइड 1921। वहाँ पे कोई भी ऐसी डेट नहीं लिखी हुई थी और वो ग्रेव इतनी पुरानी लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको कभी साफ़ ही नहीं करा गया है। अब मैं थोड़ा घबरा तो रहा था। मैंने अपने हाथों से अपना गला ऐसे साफ़ करा और बहुत धीरे आवाज़ में बोला हेलो, और एकदम से सामने से आवाज़ आती है हेलो डियर। उस आवाज़ ने मुझे एकदम से डरा दिया और फिर सामने से बोला जाता है क्या विश लेकर आए हो मेरे पास आज रात। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मेरा दिल घबराहट से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने इस मूवमेंट के बारे में काफ़ी सोचा था, लेकिन सच में रिप्लाई मिल जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं इतना शौक में था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। जब शब्दों ने साथ दिया तो मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली कि मैं सिर्फ एक फ्रेंड चाहता हूँ, एक दोस्त। और सामने से रिप्लाई आता है योर विश हैज़ बिन ग्रांटेड। उस स्पिरिट की ये बात सुनकर पता नहीं क्यों बट मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैं अब आगे पीछे देखने लगा कि तभी पीछे एक ग्रेव थी, उसके पीछे से मुझे एक लड़की दिखाई देती है जो कि ग्रेव से ऐसे उठकर बाहर आई थी। अंधेरा था लेकिन मैं देख पा रहा था। उसके बाल काले थे, पिक टेल्स में बंधे हुए, आंखों के आसपास हैवी आईलाइनर और उसके स्कर्ट के नीचे रिप्ड ब्लैक फिश नेट्स। वो बिल्कुल उस टाइप की लग रही थी जिसके साथ शायद मैं बहुत सारा टाइम बिता सकूं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में मैं शायद उससे बात नहीं करता, मैं शर्मा जाता। लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ अलग थी। मैं उसे देखकर हल्का सा ऐसे हाथ हिलाता हूँ और वो भी सामने से मेरे को देखकर ऐसे हाथ हिलाती है और कुछ देर बाद वो मेरे को देखकर ऐसे उंगली से ऐसे अपने पास बुलाती है और फिर सीधा जंगल की तरफ भाग जाती है। मैं पता नहीं क्यों बट मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा, उसका पीछा करने लगा। वो जंगल के ऊपर ऐसे भाग रही थी जैसे कि मानो रोज़ जंगल के ऊपर भागती है। कभी पत्तों की वजह से, कभी जो जंगल का हिस्सा था कुछ ऊपर था, उबड़ खाबड़ था, ऊपर नीचे था, उसकी वजह से कभी पत्थर आ जा रहे, कभी कुछ हो जा रहा, मैं गिरे जा रहा। लेकिन फिर भी मैं इतने करीब तो था कि मुझे वो दिख रही थी। मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था, वरना वो मुझे दिखना बंद हो जाती। मेरी इस समय पर सारी अटेंशन सिर्फ उस लड़की पर थी। उसके काले बालों और स्कर्ट के हवा में उड़ना मुझे हिप्नोटाइज कर रहा था। हम इतनी दूर भाग गए थे कि मेरी लेग्स में अब जलन होने लगी थी, लेकिन मुझे परवाह ही नहीं थी। जब मुझे लगा कि शायद मैं उसे खो दूंगा, तभी उसने अचानक से भागना बंद कर दिया और एक पेड़ पर चढ़ने लगी। मैंने ऊपर देखा तो उस पेड़ के ऊपर एक ट्री हाउस बना हुआ था। पुराना सा था लेकिन देखने में काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था। जब तक मैं ट्री हाउस के बेस तक पहुंचा तब तक वो लगभग पूरा चढ़ चुकी थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चढ़ने लगा, लेकिन मेरे लिए ये उतना ईजी नहीं था जितना उसने दिखाया था। मैं तो हर स्टेप में स्ट्रगल कर रहा था, ऊपर चढ़ना मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। वहीं पर वो लड़की इतनी आसानी से चढ़कर अंदर तक चले गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जगह उसी की हो। जब फाइनली मैंने अपना सर ट्री हाउस के अंदर डाला तो मैंने एक बड़ी सी रिलीफ की सांस ली। उसने शायद कोई लाइट जला दी थी क्योंकि अंदर अंधेरा इतना था कि कुछ शायद दिख भी नहीं पाता। जैसे ही मैं अंदर घुसा मैंने महसूस किया कि फ्लोर क्रिंकली और थोड़ा स्लिपरी सा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ में आया कि पूरे फ्लोर, वॉल्स और सीलिंग पर प्लास्टिक शीट बिछी हुई थी। मुझे लगा कि ये काफ़ी स्मार्ट आइडिया है, मतलब कि अगर बारिश वारिश भी होगी तो ट्री हाउस को कोई नुकसान नहीं होगा और कोई गंदगी भी आएगी तो सीधा लो प्लास्टिक शीट बाहर ऐसे झाड़ो और सब कुछ एकदम साफ। अब वो लड़की रूम के एकदम कोने में खड़ी थी और उसने एक कैंपिंग लालटेन जला के रखी थी। उसने मुझे देखकर ऐसे हाथ हिलाया और मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगा और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ। क्या उसने मुझे बुलाया नहीं था, मतलब उसी ने मुझे बुलाया था राइट, ऐसे इशारा करके। तो इसका मतलब ये है कि वो मुझसे मिलना चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है, मेरी दोस्त बनना चाहती है। अब मैं हिम्मत जुटाता हूँ और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता हूँ और अगले ही पल मैं धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाता हूँ। शायद मेरे पैर में कुछ लगता है, शायद वहाँ कुछ था, कुछ रोप जैसी, जिससे मैं एकदम फिसल के नीचे गिर जाता हूँ। जैसे मैं नीचे गिरता हूँ वो लड़की ज़ोर से मेरे पीठ के ऊपर कूद जाती है और हंसते हुए मेरे हाथ और पैर दोनों बांध देती है। उसकी हंसी की आवाज़ काफ़ी लाउड थी, मतलब 2 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं तो ये आवाज़ सुनी है। अब वो बोलती है कि बेवकूफ़, मुझे पता था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि मेरे बिछाए हुए ट्रैप पर फंस जाओगे। उसकी आवाज़ वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी,
लेकिन मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। मैं इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा था। वो मुझे बांध रही थी। अब वो मेरे ऊपर से उतर जाती है और मैं मुश्किल से उल्टा मुड़ पाया। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तुम कौन हो? मैं अब गुस्से में उसे चीख कर पूछता हूँ और जवाब में उसने हंसते हुए अपनी विग उतार दी। और जब उसने अपनी विग उतारी तो उसके ब्लॉन्ड बाल उसके कमर तक आ रहे थे। एक्चुअली ये वही लड़की थी जो मुझे क्लासरूम में मिली थी, जिसने मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। ये ग्रेव, मिस रिवरफील्ड, वो विश, सब चीज़ें उसकी बनाई हुई थी। अब मैं उसकी आवाज़ को एक्चुअली इसलिए नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि वो लड़की का टोन बिल्कुल बदल चुका था। वहाँ वो जो प्यारी सी लड़की बनकर बोल रही थी, यहाँ पर वो एकदम सीरियस, गुस्सैल लड़की थी, एक रोबोट की तरह, जिसमें शायद कोई फीलिंग्स ही ना हो। वो एकदम अलग लग रही थी, बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत ज़्यादा डरावनी। मैं एकदम से चीख पड़ा और दोबारा उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? लेकिन उसने मेरी बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और उसने बोला, जैसे तुम मेरी बनाई हुई फेक कहानी पर भरोसा कर बैठे। सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी घुमानी थी और तुम खुद चले आए सिमेट्री में, वो भी अकेले, रात के बीच में। और उन स्पीकर्स का क्या कहना जिनकी वजह से तुम्हें लगा कि तुम किसी भूत से बात कर रहे हो। बेवकूफ़ इंसान हो तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी बुरी हालत में हो। अब वो ये बोलते ही मेरे से दूर चली गई। दूर एक बोरी रखी हुई थी और उसमें कुछ ढूंढने लगी। आवाज़ से लग रहा था जैसे उसमें बहुत सारे टूल्स, मेटल टूल्स रखे हैं। वो आवाज़ बहुत भारी भारी सी आ रही थी और वो डेस्परेटली कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गया था कि मुझे यहाँ से भागना है। जितना भी समय है, मुझे उस समय के अंदर यहाँ से निकलना होगा। मैं धीरे धीरे रोल करके ट्री हाउस के एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा, जितनी साइलेंटली हो सके उतने साइलेंटली। और वो कुछ ढूंढ भी रही है और बोले जा रही है कि मुझे पता था तुम जैसा लूज़र कुछ फालतू की चीज़ ही मांगेगा। एक दोस्त। एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया कि तुम कितने लोनली हो। तुम अगर गायब भी हो गए तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा जो तुम्हें ढूंढने आएगा। वो ये बोले जा रही है, लेकिन मैं एग्जिट तक पहुँच चुका था। मुझे रोल करके बस थोड़ी सी और आगे जाना था। मैं अभी बस एग्जिट करने ही वाला था कि वो पीछे मुड़ जाती है और मुझे देखते ही वो ज़ोर से चिल्लाती है कि तुझे क्या लगा था, तू यहाँ से भाग जाएगा, तू यहाँ से बच जाएगा। मैंने होप करा था कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं अपने हाथ पैर खोल देता, लेकिन मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं। मैं रोल करते करते सीधा ट्री हाउस का जो गेट था उससे नीचे गिर जाता हूँ। इतनी ज़ोर से गिरता हूँ कि कई टहनियों से, कई ब्रांचेस से टकरा के मैं ज़मीन पे गिरता हूँ। बहुत ज़्यादा चोट आती है। काफ़ी जगहों से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ टहनियाँ तो शायद मेरी बॉडी के अंदर तक घुस चुकी हैं। लेकिन मैं इस समय इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि मैं ज़िंदा था। एटलीस्ट अभी तक तो था। मुझे ये सुकून तो मिला था, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए। मैंने ऊपर देखा तो वो पागल लड़की एक्सपर्ट तरीके से ट्री से नीचे उतर रही थी, जैसे हर ब्रांच उसके लिए जान पहचान की हो। मैं घबराकर अपने हाथों की रस्सियों को काटने लगा अपने दांतों से, और मुझे यकीन ही नहीं होता कि इतने कम टाइम में मैं अपने हाथ छुड़वा लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने पैरों की रस्सी खोलता हूँ। जब तक मैं ये करता हूँ वो लड़की ज़मीन तक उतर चुकी थी। अब वो मेरे इतने पास थी कि मैं उसको क्लियरली देख सकता था। उसके हाथ में एक मेटल का हैमर था और उसका चेहरा वो किसी किलर से कम नहीं लग रहा था। मैं तुरंत भागने लगा, बिना सोचे समझे, सिर्फ एक होप करते हुए कि मैं सिमेट्री के रास्ते पर जाऊं, क्योंकि अगर कहीं और गया तो मुझे वहाँ का रास्ता भी नहीं पता और इतने अंधेरे में बहुत चांसेस है कि मैं कहीं ना कहीं गिर जाऊँगा। और जिस तरह वो लड़की भाग रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल उसी का है। वो ना तो कहीं गिर रही थी, ना कहीं ट्रिप कर रही थी, कुछ भी नहीं। वो बहुत स्मूथली भाग रही थी। जंगल मेरे लिए एक जैसा दिखने लगा था। पेड़, पत्थर, पत्ते सब सेम। मेरा अनट्रेन्ड दिमाग सिर्फ एक ही काम कर रहा था, सीधा भागना। उसके कदमों की आवाज़ मेरे पीछे से और करीब होती जा रही थी। मैं स्लिप भी हो रहा था, स्टंबल कर रहा था, कभी किसी रूट से टकरा जाता, कभी पत्थर से। लेकिन मुझे पता था अगर मैं गिरा तो वो पक्का मुझे पकड़ लेगी। आंखों में आंसू आ चुके थे, सब कुछ ब्लरी दिख रहा था। तभी भागते भागते मुझे दूर से सिमेट्री दिखी। मुझे एक पल के लिए सुकून मिला कि फाइनली मैं सिमेट्री तक पहुंच चुका हूं। जैसे जैसे मैं सिमेट्री के पास आ रहा था, पीछे से जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे दूर जा रही थी। एंड देन फाइनली उस लड़की की फ्रस्ट्रेशन और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड देन पीछे से किसी के भी भागने की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसका मतलब कि वो लड़की वहीं पर रुक चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं भागता रहा। मैं सीधा अपने घर तक भागता रहा। जब तक मैं घर नहीं पहुंचा मैं भागता रहा। मेरी सांस चढ़ गई थी और उस रात मैं कांपता हुआ सोया। और मैं सीधा अपने रूम में आता हूँ और सोने लगता हूँ। मैं डर के मारे सोने तो लगा था, मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। अब मैं आखिर करता भी क्या, किसे कहता? अपनी मॉम को बताता तो उल्टा मेरे को ही डांट लगाती कि तू इतनी रात को गया तो गया क्यों। और अगर ये बताता कि कोई लड़की मेरे पीछे किलर की तरह पड़ी थी तो मेरी बात को मानती ही नहीं। और स्कूल के बच्चे, वहाँ पे कोई मेरा दोस्त नहीं है, किसी को भी मैं ये बात बता ही नहीं सकता। सब मुझे पागल समझेंगे और पहले इतना मजाक उड़ाते हैं और उड़ाने लग जाएंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं किसको ये सारी चीज़ें बताऊं। एंड देन मुझे याद आता है कि मेरे एक टीचर थे जो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी टाइम से इस टाउन में पढ़ा रहे हैं, काफ़ी बूढ़े हैं। इनफैक्ट
शायद स्कूल में सबसे ज़्यादा बूढ़े, सबसे ज़्यादा ओल्ड वही हैं। मैं उनके पास जाता हूँ और उनके पास जाकर उनसे सीधा बात करने लग जाता हूँ। वो पहले तो मेरा हाल पूछते हैं कि कैसे हो बेटा, ये सब, और उसके बाद मैं सीधा उनसे पूछ लेता हूँ कि सर, क्या आपने मिस रिवरफील्ड के बारे में सुना है? अभी तक उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी जो एकदम से बड़ी गंभीरता में बदल जाती है। वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि तुम आखिर उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो बेटा? जिसके बाद वो बोलते हैं कि ये नाम तो मैंने बहुत सालों से नहीं सुना। मिस रिवरफील्ड यहाँ लाइब्रेरियन हुआ करती थी। ये बात मेरे आने से पहले की है। मेरी माँ और नानी उसके बारे में कमाल की कहानियाँ बताते हैं। ये बताते बताते टीचर की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वो आगे बताते हैं कि वो लड़की सिगरेट पिया करती थी, गैम्बलिंग करती थी और एक बार तो चर्च में पैंट पहनकर चली गई थी। उस ज़माने में लेडीज़ ऐसे काम नहीं करती थी, समझे? इसके बाद वो थोड़ा सा हंसने भी लगता है, जैसे कि उसे कुछ नॉस्टैल्जिक फील हो रहा हो, जैसे कि उसे कुछ पुरानी यादें याद आ गई हो। वो आगे बताते हैं कि वो औरत जब बूढ़ी होती है तब भी उसकी हरकतें चालू रहती है, और जब वो मरने वाली थी तब भी उसने सबसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि उसकी एज किसी को बताई ना जाए, मतलब कि एग्जैक्ट डेट किसी को ना बताई जाए। और इसी वजह से उसके ग्रेव में भी सिर्फ 1921 लिखा है, उसकी डेट कहीं मेंशन नहीं करी गई है। अब आगे वो पूछते हैं कि बट तुम मेरे से इस सब के बारे में क्यों पूछ रहे हो बेटा? और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मेरा मुंह तो लिटरली खुला का खुला रह गया था। मैंने तुरंत अपना मुंह बंद करा और सर झुकाते हुए कहा, मैं टीचर से कहा कि बस सर, मैं वहाँ गया था सिमेट्री में और वहाँ उनकी ग्रेव देखी थी, उस पर वो डेट नहीं लिखी थी, बर्थ डेट, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा और इसीलिए मैंने आपसे आकर ये सब पूछा। ये किस्सा वहीं ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ता रहा और धीरे धीरे मेरे भी दोस्त बन गए, और शायद ये टाउन इतना बुरा भी नहीं है जितना मुझे लगता था। लोग भी ठीक ठाक हैं। मैंने एक क्लब ज्वाइन कर लिया है और वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी बन गए, और आज तक मैं हर इंसान से यही पूछता हूँ कि क्या उन्होंने कभी मिस रिवरफील्ड को देखा है। मैं उनका डिटेल्स भी अच्छे से बताता हूँ कि एक औरत जिसके बहुत खूबसूरत और घने ब्लॉन्ड बाल हो, लेकिन हर किसी का एक ही जवाब था कि हम सब यहाँ पर बचपन से रह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी औरत हम में से किसी ने भी कभी नहीं देखी। और अब मैं बस विश करता हूँ कि मैं भी कभी उस औरत को ना देखूँ, कभी भी ऐसा ना हो कि वो औरत मेरे सामने आए, क्योंकि वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी। और ये थी मिस रिवरफील्ड की कहानी। मुझे आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो कौन थी। बस ये एक अर्बन लेजेंड है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक अर्बन लेजेंड पे किसी को विश्वास नहीं होता, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको भी मेरी कहानी पर विश्वास नहीं होगा, बट स्टिल आई एम हियर टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। आई जस्ट होप कि वो कभी भी मुझे ना दिखे, मेरा और उनका कभी भी सामना ना हो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।